हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? देखो भाई, जैसा कि आप पता है हमने फिजिक्स का पोर्शन खत्म कर लिया है, केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने पहला वीडियो डाल भी दिया था, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार बता देता हूँ मैं। पिछली क्लास में हमने अम्ल और क्षार के बारे में सामान्य जो जानकारी दी थी वो दी थी, ठीक है ना। तो आज हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्षार के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद अम्ल के बारे में लवण के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो, कल मैंने जो लास्ट बताया था तुमको क्षार के बारे में बताया था। तो क्षार का बताने से पहले मैं एक चीज के लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने लवण में जब कल एक रिएक्शन करवाई थी वो थोड़ी बैलेंस नहीं थी। मैंने बाद में फोकस किया था उस पर। ये रिएक्शन लिखी थी मैंने हम तुमको 2HCl प्लस कॉपर, ये लिखी थी ना 2Cu। तो इसमें मैंने लिख दिया था CuCl2, 2CuCl2 प्लस H2, ये लिख दिया था। तो ये गलत था क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं हो रही थी रिएक्शन। तो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, वहां पर ये लिखा आएगा 2CuCl प्लस H2, ठीक है ना, और नहीं लिखा आएगा कुछ भी। तो ये थोड़ा सा सही कर लेना, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब देखो क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार के बारे में कल मैंने बताया था स्वाद कैसा होता है इनका, कड़वा होता है। दूसरी बात, कैसे होते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते, लाल को क्या कर देते हैं, नीला लिटमस कर देते हैं। उसके बाद तीसरा, टच करने पर कैसे साबुन के जैसे व्यवहार करते हैं, मतलब चिकने चिकने से लगते हैं, ठीक है ना। साबुन के जैसे नेचर होता है इनका, ठीक है बेटा। और उसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज भी बताई थी पहली, कि क्षार प्लस यदि धातु करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस H2 गैस बनेगी। क्षार प्लस धातु ऑक्साइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। तो एक बात तुमको ध्यान रखनी है, नोट करनी है। कल मैंने बताई थी कि क्षार की या अम्ल की किसी की भी अभिक्रिया यदि धातु से कर दी जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है बेटा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें हमने कल यहाँ तक देख लिया था। आज मैं इसका गुणों के बारे में बताता हूँ। एक गुण है जो ऐसा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो मैं नोट्स में बता ही दूंगा तुमको। सबसे पहला है, क्षार होता है MgOH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इसको सामान्य नाम बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बोला जाता है। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है पेट की कब्ज हो या एसिडिटी हो उसको दूर करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पेट में एसिडिटी बढ़ रही है, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, तो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है। मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। वैसे खाने का जो सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा जो फायदेमंद होता है वो ये होता है MgOH2, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, कई तरीके से क्वेश्चन बन चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, पेट की अम्लता को या कब्ज को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो इसका इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है तुमको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH2 होता है, ठीक है बेटा। तो ये तो रही हमारी किसकी बात, क्षार की। अब बात करते हैं हम लवण की, ठीक है। लवण क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो लवण बनता कब है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कर दी जाए तो क्या बनता है बेटा, लवण बनता है। पहली बात, चाहे कैसा भी अम्ल हो और कैसा भी क्षार हो, यदि उनकी आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। समझ में आ गई। और जो लवण होता है ना बेटा, जो लवण होता है, ये जो रिएक्शन होती है
इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अम्ल और जो क्षार होता है वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो अम्ल और क्षार आपस में अपने गुणों को खो देते हैं, ठीक है ना, अपने गुणों को त्याग देते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उदासीनीकरण। मतलब लवण जो बनता है, एक पीएच स्केल पढ़ोगे तुम आगे, इसमें पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो देखो पीएच बता देता हूँ, लवण का जो पीएच होता है वो होता है 7, ठीक है ना। उदासीन विलयन जो भी होगा उसका विलयन कितना होगा, उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों अपने गुणों को खो देते हैं और लवण बना लेते हैं जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। समझ में आई बेटा, पहली बात। इसके एग्जाम्पल यदि तुमको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, HCl प्लस NaOH, ये तो क्या है बेटा, अम्ल है, प्लस ये क्या है, क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl, जो क्या है, लवण होता है। और क्या बचेगा, H इसमें से बच गया, OH इसमें से बन गया, तो क्या बन गया, H2O, मतलब जल बच गया। तो ये अभिक्रिया किसकी है, लवण की अभिक्रिया है। NaCl इसमें क्या है, लवण है, NaOH क्या है, क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है। समझ में आई बात। तो ये अभिक्रिया जो होगी उदासीनीकरण होगी। दूसरी बात, इसका पीएच 7 होगा, ठीक है ना, और ये इसकी अभिक्रिया होगी। अच्छा, अब अगली बात करूं मैं। अगली बात क्या है कि जो लवण होते हैं वो किसके रूप में होते हैं बेटा, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे से ज्वाइंटेड होते हैं। पत्थर देखा, पत्थर जो होता है वो किसके रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में। मिश्री आती है, मिश्री जो भिगो के खाते हो, मोटी वाली मिश्री आती है, बारीक पटकटी हुई नहीं, बारीक नहीं, मोटी वाली जो आती है वो जो होती है वो भी क्रिस्टल के रूप में होती है ना। तो इस तरह से होते हैं। नमक देखा है तुमने, मोटा नमक जो होता है ये नमक ही है, NaCl है, इसको साधारण भाषा में नमक ही कहा जाता है जो हम खाते हैं वो। तो नमक जो होता है वो भी कैसे प्राप्त होता है, वो भी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो नमक क्या है, क्रिस्टल है, और क्रिस्टल क्या होते हैं, लवण होते हैं। समझ में आई। तो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। दूसरी बात, अब जो क्रिस्टल होंगे तो उनको तोड़ने में ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। तो लवण जो हैं, लवणों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है बेटा। तो लवण जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। मतलब गलनांक मतलब पत्थर है, पत्थर को उबालेंगे तो ऐसे ही थोड़ी उबलेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। या फिर इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए क्रिस्टल जो होते हैं उनका गलनांक मतलब जो गलते हैं, ठीक है ना, क्वथनांक मतलब उबलते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। किनका, लवणों का। समझ में आ गई। तो लवणों की बात करें तो लवण बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे फिटकरी हुआ, फिटकरी भी एक लवण है। नमक हुआ, नमक भी एक लवण है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लवण है, ठीक है ना। वो मैं थ्योरी में दे दूंगा तुमको, उसके उपयोग क्या क्या है वो सब मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। ये बता दूं मैं, विस्फोटक वगैरह बनाने में, ठीक है ना, उर्वरक बनाने में, खाद वगैरह बनाने में इनका यूजेज किया जाता है। तो ये हमने थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी दे दी तुमको। किस किस के बारे में, अम्ल के बारे में बता दिया, क्षार के बारे में बता दिया, और लवण के बारे में बता दिया। तीनों के बारे में तुमको थोड़ा थोड़ा डिटेल से बता दिया। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमको पहचान कैसे होगी, अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अम्ल को और क्षार को समझाने की प्रयास किया था। अब भाई तुमको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अम्ल जो है उसको हम वैसे चख के तो हर जगह नहीं बता सकते ना, भाई इसमें अम्ल है या क्षार है। हर चीज को चखा थोड़ी जा सकता है, जो स्वाद देख के बता दिया कि ले भाई इसमें अम्ल है क्षार है, नहीं है ना। तो हर चीज को चख नहीं सकते हम, इसलिए उसके लिए वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा एक अलग नियम बनाए, परिभाषाएं दी, जिसके आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। तो अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं। अम्ल व क्षार की कुछ परिभाषाएं।
ठीक है बेटा, देखो तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था ऑरेनियस की संकल्पना। ऑरेनियस जो आया था, ऑरेनियस नाम का साइंटिस्ट था, वो आया था 1887 में, 1887 में ऑरेनियस ने अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं दी, जिसके आधार पर भी आजकल पहचाने जाते हैं अम्ल क्षार। देखो परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिक देते जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो परिभाषाएं दी हैं वो गलत हैं। सबकी परिभाषाएं सही होती हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। अब तुम्हारे पास मान लो 4 परिभाषा आएंगी, तो तुम इसका मतलब ये हो तुम्हारे पास 4 रास्ते हो गए उस परिभाषा को या फिर उस चीज को चेक करने के। उससे नहीं हुआ तो उससे चेक करो, उससे नहीं हुआ तो उससे चेक करो। समझ में आई? मतलब तरीके हो जाते हैं। तो ऑरेनियस ने क्या बताया था? ऑरेनियस ने 1887 में अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या दी थी कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन, पॉजिटिव आयन होता है H+ आयन, या जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ में आई? अम्ल क्या करते हैं? अम्ल को यदि जलीय विलयन में घोला जाए या फिर विद्युत अपघटन उनका किया जाए, विद्युत अपघटन मतलब किसी पानी में घोल के उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, तो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोला जाता है? अम्ल बोला जाता है। जबकि जो क्षार होते हैं, क्षार को यदि जलीय विलयन में घोला जाए, क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा? OH- आयन भी, या इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि अम्ल ये क्षार है, वो तुम भी चेक करके बता सकते हो। ये ऑरेनियस की संकल्पना पड़ गई। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ये लिखता हूँ, HCl। अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है ये? जल, क्या है? अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक्वस लिखेंगे। ये क्यों लिखते हैं इसका रीजन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 6 में। और इसका मैंने क्या करवाया? विद्युत अपघटन करवाया। तो जैसे ही इसको, एक्वस का मतलब होता है पानी, मतलब HCl को पानी में घोलें। एक्वस लगाया जाता है, जो विलयन होता है, घोल जो होता है, उसके लिए एक्वस लगाया जाता है। HCl जो है उसको हमने पानी में घोला तो विलयन बन गया, और उस विलयन में क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये किस किस में टूटेगा बेटा? H+ और Cl- में। तुमको 9th क्लास में बता चुके हैं कि जो विलयन होता है या फिर कोई भी जो कंपोनेंट बनता है वो 2 आयनों से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से मिलकर। तो जैसे इसको तोड़ेंगे, ये टूटेगा भी तो अपघटन करेंगे, तो एक तो पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन में। तो पॉजिटिव आयन H+ और Cl-। और मैंने क्या कहा था? ऑरेनियस ने कहा था कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो होते हैं अम्ल। तो यहाँ पर इसका तुमको पता था, अगर नहीं पता होता तो तुम देख सकते थे कि इसको तोड़ा तो H+ और Cl- आया था। H+ कौन होते हैं? अम्ल होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक अम्ल है। समझ में आई? अच्छा, इसका मैं लिख देता हूं, मान लो NaOH। इसका भी वही एक्वस किया, वही विद्युत अपघटन किया। तो ये किस में टूटेगा बेटा? Na+ और OH-, इसमें टूटेगा। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है? H+ दिख रहा है तुमको? कहीं नहीं दिख रहा ना। OH दिख रहा है, ये रहा। और OH किस में होता है? क्षार की परिभाषा में होता है कि जलीय विलयन में जो OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? फिर क्षार कहलाते हैं। तो तुम इसको देखते ही पहचान सकते हो कि H+ आयन जो दे रहा है वो क्षार अम्ल हो गया, और जो OH- दे रहा है वो क्षार हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? H+ NO3-। इसमें टूटेगा ना। तो H+ दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? अम्ल। समझ में आई? तो ऑरेनियस की संकल्पना क्लियर हुई। ऑरेनियस ने सन 1887 में अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी। और ऑरेनियस के अनुसार अम्ल जो होता है वो तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है,
और क्षार जो होता है वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन देता है। और ये इनके एग्जाम्पल हो गए एक एग्जाम में सीधा का सीधा ऐसे कैसे पूछा जाता है कि ओरेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा ही समझाइए। तो सीधी सी बात है, अम्ल की परिभाषा तो ये हो गई, क्षार की परिभाषा ये हो गई। समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? अच्छा बेटा, अब कमी कहाँ रह गई? अब इसकी कमी ये रह गई कि यदि हमको किसी अम्ल में ये नहीं पता लगे कि इसमें H है या OH है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है? मतलब कहने का मतलब, यदि किसी कमी क्या रह गई, इसकी कमी की बात करें, यदि किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन मतलब H+ आयन या OH- आयन नहीं हो, तो हम किस प्रकार से उसकी परख कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए भी तो वहां पर इसका जो ओरेनियस की संकल्पना थी ये थोड़ी क्या पड़ गई, ढीली पड़ गई। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट क्या बताया गया, उसके लिए क्या बताया गया, उसके लिए आया था सेकंड संकल्पना लेके आए थे। दो वैज्ञानिक थे, एक तो ब्रोस्टेड नाम का था और एक लोरी था, एम लोरी। तो ब्रोस्टेड व लोरी की संकल्पना, ये दो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने आगे जाके डेफिनेशंस दी थी इसके बारे में। किसके बारे में दी थी? अम्ल और क्षार के बारे में। अब इनकी संकल्पना पढ़ने से पहले एक दो डेफिनेशन है वो देख लेता हूं मैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चार चीज होती है, प्रबल अम्ल होता है, एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है और एक दुर्बल क्षार होता है। क्या होते हैं? परिभाषा सिंपल है, एग्जाम्पल तुमको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, कोई दो दुर्बल क्षारों के नाम लिखिए, ऐसे। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दोनों की परिभाषा एक जैसी होती है। वे अम्ल या वे क्षार, ढंग से सुनना, वे अम्ल या वे क्षार जो जलीय विलयन में घोलने पर, इनको यदि जलीय विलयन में घोला जाए तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब पूर्णतः घुल जाते हैं, उनको बोला जाता है प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। दोबारा से सुन लो, ऐसे अम्ल या क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उनको बोला जाता है प्रबल अम्ल, और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार बोलेंगे। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, दोबारा से बात सुन लो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं, और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रबल अम्ल होते हैं हमारे पास तीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल होता है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल होता है, और तीसरा H2SO4 जिसको अम्लों का किंग कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स, H2SO4। ये तो प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार की बात करूं तो प्रबल क्षार हमारे पास एक तो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है KOH। ठीक है, यदि दुर्बल अम्ल की बात करूं तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? H2CO3 है, कार्बोनिक अम्ल, CH3COOH है, एसिटिक अम्ल, ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल क्षार की बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, समझ में आई बात, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो इनके एग्जाम्पल तुमको याद करने हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल होता है, कौन सा प्रबल क्षार होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक एक दो दो नंबर का कि कोई दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए या कोई दो प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। समझ में आ गए बेटा? तो ये रही हमारी किसकी? ओरेनियस की संकल्पना। अब बात करेंगे हम ब्रोस्टेड लोरी की संकल्पना के बारे में। तो देखो, ब्रोस्टेड लोरी की संकल्पना के अनुसार क्या होता है
कि इसने क्या बताया था भाई H और OH का चक्कर तो खत्म हो गया। अब H और OH होगा तो उसने ही बता दिया। तो इसने ब्रोस्टेड लोरी ने क्या बताया था, एक देखो बेटा प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो तुमने सुना है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है ना। ये तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो ब्रोस्टेड लोरी ने क्या संकल्पना दी कि इनके अनुसार जो अम्ल होते हैं वो तो क्या करते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता। और जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन दाता का मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। यही है ना। मतलब ये तो डोनेट करता है और ये क्या होता है, एक्सेप्ट करता है। समझ में आ गई बात। तो देखो आगे, मतलब प्रोटॉन का मतलब तुम समझो केवल पॉजिटिव आयन। कौन सा, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन देगा और ये पॉजिटिव आयन लेगा। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें तुम बताना क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने लिखा H2O प्लस NH3, ये हो गया NH4 प्लस OH माइनस। अब देखो जो सेम सेम है उसकी तरफ चलते हैं। अब देखो इसको देखकर हम बता सकते हैं क्या, कहीं इन दोनों को देखकर इसमें अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, नहीं बता सकते ना, क्योंकि H प्लस आयन तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं बता सकते ना। तो देखो यहां से हम यहां पर चलते हैं इस जगह पर, और इस जगह से इस जगह पर चलते हैं। तो कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको इनमें। डिफरेंस सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर H2O था और यहाँ OH रह गया। H2O क्या होता है, यही तो होता है, H और OH मिलके यही तो बनाते हैं H2O। अब यहाँ पर देखो OH ही तो रह गया, मतलब इसमें से H प्लस आयन गायब है। और H प्लस आयन मतलब पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और यहाँ पर देखो NH3 था, यहाँ पर NH4 हो गया, मतलब एक H की बढ़ोतरी हो गई। मतलब इसने जो है पहले 3 थे, अब इसके पास कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, लिया है। और इसके पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर जब गया तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, इसने मतलब हाइड्रोजन दे दिया। और हाइड्रोजन कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो देखो तो बेटा ये क्या हुआ, इसने प्रोटॉन दान किया, इस मतलब ये क्या हो गया, हम लोग यहाँ ना, मैंने परिभाषा के अनुसार क्या लिखा है कि प्रोटॉन दाता जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अम्ल। और यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर प्रोटॉन ले लिया है, 3 थे 4 हाइड्रोजन कर लिए, मतलब प्रोटॉन ग्रहण किया है। तो प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये समझ में आई बात, समझ में। ये अम्ल तो प्रोटॉन दान करते हैं, जो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसने दान कर दिया इधर, और इसने हाइड्रोजन ग्रहण किया, इसलिए इसका मतलब ये क्या हो गया, एक क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार समझ में आ गई दोनों। अच्छा, अब एक बात और आती है आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब एक आते हैं संयुग्मी अम्ल और एक आता है संयुग्मी क्षार। इनकी परिभाषा क्या होती है ये सुनो, कुछ नहीं, ज्यादा वो नहीं है। जो अम्ल होते हैं वो तो प्रोटॉन दान करके क्या बन जाते हैं, संयुग्मी क्षार। क्या बन जाते हैं बेटा, संयुग्मी क्षार। और जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बन जाते हैं, संयुग्मी अम्ल बन जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने पिछली जो तुमको संकल्पना बताई थी उसमें बताया था कि जिसके पास पॉजिटिव आयन होता है H प्लस आयन, वो क्या होता है, अम्ल।
और जिसके पास OH माइनस आयन होता है वो क्षार होता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ये अम्ल था पहले, और इधर देखो ये OH रह गया ना, और OH जिसके पास होता है वो क्या होता है, क्षार ही होता है ना। तो ये अम्ल से क्या बन गया, क्षार। कौन सा, संयुग्मी क्षार, ठीक है। और जबकि ये क्षार था और यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन अधिक आ गया, और हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन, और H प्लस आयन जिसके पास होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये क्षार जो था यहाँ से यहाँ पर जब आया तो किसके रूप में बन गया, संयुग्मी अम्ल के रूप में बन गया। आई समझ में बात। तो प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो क्षार होते हैं। यहाँ से यहाँ इसने प्रोटॉन दान किया इसलिए ये अम्ल हो गया, और इधर जाके बन गया ये संयुग्मी क्षार, और ये जो क्षार था इधर आकर बन गया संयुग्मी अम्ल। इसके पास हाइड्रोजन आयन इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ये क्लियर हुई इसकी संकल्पना, ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। तो ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना एग्जाम में पूछे तो क्या बताओगे, ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना के अनुसार प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, और प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो क्षार होते हैं। समझ में आ गई। ये इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, इसकी रिएक्शंस तुम लिख सकते हो, इसके थ्रू तुम बता सकते हो, और इसमें तुम ये भी बता सकते हो संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है। क्लियर बात। तो आज हमने लवण के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, और दो संकल्पनाएं पढ़ी अम्ल और क्षार की, ठीक है। तो आगे एक और संकल्पना है, अब इसकी क्या कमी रह गई वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम ढूंढ के बताओ। तुम तो क्या ढूंढेगे, मैं ही बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन फिर भी ट्राई करना क्या हो सकता है। तीसरी जो संकल्पना है वो है लुईस की संकल्पना। किसकी है, लुईस की। वो तुमको मैं कल अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज समझाऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, आज नहीं समझा पाऊंगा, तो कल मैं उसको दोबारा से समझाऊंगा लुईस क्षार की, और इन दोनों को भी वापस तुमको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुमको ये पढ़ना है बेटा, ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना, और अच्छे से रहना है, एंजॉय करना है, ठीक है ना। और कोरोना कुछ रहना, कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधानी रखनी है, सबसे मेन बात, ठीक है ना। हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइजर यूज में लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क का प्रयोग करना है। अब तुम कहोगे सर आपने तो लगा ही नहीं रखा, क्यों नहीं लगा रखा, मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क का प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। तो ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने पार्ट 3 जो है उसको पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।